कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो कि किस तरह से दो फंक्शंस को कंपोजिट किया जाता है। लेट f is a function from set A to B and g is a function from set B to C। f जो है एक फंक्शन है सेट A से B में, g जो फंक्शन है वो सेट B से C में, और हमारे को एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है जो सेट A से C में आए। मुझे एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है जो सेट A से C में है, यानी कि जिसकी डोमेन A हो और कोडोमेन जो है वो सेट C बने। तो किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे, किस तरह से देखेंगे, चलो देखो। f जो है वो एक फंक्शन है सेट A से B, और g जो फंक्शन है वो सेट B से C में। ठीक है, मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो सेट A से C में आए। तो मुझे पता है कि जो f फंक्शन है वो A से B में है, तो सेट A के हर मेंबर की एक यूनिक इमेज अंडर फंक्शन f B के अंदर मिलेगी। कि भाई सेट A में मैं कोई भी एक मेंबर उठाऊंगा तो उसकी इमेज अंडर फंक्शन f सेट B में होगी। तो इसलिए मैंने मान लिया कि भाई यहां पर कोई मेंबर है x और इसकी जो इमेज है वो क्या है, y। क्योंकि x की जो इमेज है अंडर फंक्शन f वो y है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, y किसके बराबर होगा, y इज इक्वल टू f ऑफ x। इमेज ऑफ x अंडर फंक्शन f इज y। ठीक है। नाउ g जो फंक्शन है वो सेट B से सेट C में है, यानी कि B फंक्शन के अंदर जितने भी मेंबर हैं उन सभी की इमेज अंडर फंक्शन g सेट C में होगी। तो जो y है वो B के अंदर है, तो y की इमेज अंडर फंक्शन g सेट C में मिलेगी। तो मैं मान लेता हूं कि y की जो इमेज है वो z है। अब अगर y की इमेज z है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, z को कैसे लिखूंगा, z को लिखूंगा g ऑफ y, यानी कि इमेज ऑफ y अंडर फंक्शन g इज इक्वल टू z। तो अब यहां पर जो y की जो वैल्यू है वो क्या है, fx। तो y की जो ये वैल्यू fx है वो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, g ऑफ fx, यानी कि y की जगह मैंने क्या रख दिया, fx। अब ये जो फंक्शन डिफाइन हुआ, अब इस फंक्शन में आप देख सकते हैं कि जो x है वो मैंने सेट A से उठाया है और उसकी इमेज अंडर दिस फंक्शन किस सेट में आ रही है, z किस सेट में आ रहा है, C में। ये एक ऐसा फंक्शन हो गया जिसमें x जो है वो सेट A से उठाया जा रहा है और उसकी इमेज z आ रही है जो कि सेट C में आ रही है, यानी कि x की इमेज z आ गई। तो ये जो फंक्शन है इसी फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, g ऑफ fx, यानी कि x की इमेज अंडर फंक्शन g ऑफ f इज z। तो किस तरह से डिफाइन करेंगे कि भाई लेट f is a function from set A to B and g is a function from set B to C, then composition of f and g, composition of f and g is a function denoted as g of f and defined as g of f किससे किस में, A से C में होगा। किस तरह से लिखा जाएगा, g of f इज इक्वल टू g फंक्शन में हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, fx से सब्स्टिट्यूट। ठीक है भाई, तो इस तरह से अब इसको एक बार देखते हैं कि ये क्या हमेशा डिफाइन होगा, हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अब मान लीजिए f जो फंक्शन है वो सेट A से सेट B में है और जो g फंक्शन है वो सेट C से सेट D में। अब अगर मैं इनको कंपोजिट करना चाहूं तो देखिए x जो है वो कोई भी एक मेंबर है सेट A के अंदर और इसकी इमेज अंडर फंक्शन f y जो आएगी वो सेट B में आएगी, यानी कि y की जो वैल्यू है वो f। अब
y की इमेज अंडर फंक्शन g मैं फाइंड आउट ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि y जो है वो g की डोमेन में लाई नहीं कर रहा है। y जो है वो g की डोमेन में लाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं y की इमेज अंडर फंक्शन g फाइंड आउट ही नहीं कर सकता हूं। तो मैं g ऑफ y फाइंड आउट ही नहीं कर सकता, और इस तरह से ये फंक्शन जो है वो कंपोजिट नहीं हो पाएगा। इन दोनों का कंपोजिशन हम नहीं कर सकेंगे। तो कंपोजिशन हम तभी कर सकते हैं जब ये y जो आए वो g की डोमेन में होना चाहिए। यानी कि मैं ये कहूं कि f फंक्शन से जो जो इमेजेस बनेगी वो इमेजेस सेट C के अंदर बिलोंग करनी चाहिए, यानी कि G के डोमेन में होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो f की रेंज आए, रेंज ऑफ f जो है वो डोमेन ऑफ G का सबसेट होना चाहिए, तभी हम G ऑफ f को डिफाइन कर सकते हैं। f की जो रेंज है वो G के डोमेन का सबसेट होगा, तभी G ऑफ f एग्जिस्ट करेगा। इज क्लियर? G of f is exist when domain range of f is the subset of domain of G। अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट 2 3 4 5 टू द सेट 3 4 5 9 and g is the function from set 3 4 5 9 to the set 7 11 15 is defined as f2 is equal to 3, f3 is equal to 4, f4 is equal to f5 is equal to 5 and g3 is equal to z4 is equal to 7 and z5 is equal to z9 is equal to 11। then find g of f। तो यहां हम देखेंगे कि जो f फंक्शन है वो सेट 2, 3, 4, 5 से सेट 3, 4, 5, 9 में है, ठीक है। और जो g फंक्शन है वो सेट 3, 4, 5, 9 से सेट 7, 11, 15 में है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन f है उसकी कोडोमेन और g फंक्शन की डोमेन सेम है। कोडोमेन ऑफ f एंड डोमेन ऑफ g जो है वो सेम है। तो यहां पर g ऑफ f डिफाइन होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि g ऑफ f कब डिफाइन होता है, जब f की रेंज g के डोमेन का सबसेट हो। तो यहां पर ये f की जो कोडोमेन है वो g के डोमेन का सबसेट है, तो इट मींस f की जो रेंज है वो g के डोमेन का सबसेट रहेगी। तो अब यहां से g ऑफ f जो फंक्शन होगा वो किस सेट से किस सेट में होगा, दिस सेट टू दिस सेट, इस सेट से इस सेट में। जैसे मैंने आपको बताया था कि f अगर a से b में है, g जो है वो b से c में है, तो g ऑफ f जो है वो a से c में आता है। तो ये जो g ऑफ f फंक्शन है वो सेट 2, 3, 4, 5 to 7, 11, 15 में लाई करेगा। तो अब यहां से मुझे 2 की इमेज भी निकालनी पड़ेगी, 3 की इमेज भी निकालनी पड़ेगी, 4 की और 5 की, सबकी इमेजेस निकालनी पड़ेगी अंडर द फंक्शन g ऑफ f। तो वही मैं अब यहां पर फाइंड आउट करने वाला हूं। तो g ऑफ f 2 फाइंड आउट करते हैं, यानी कि इमेज ऑफ 2 अंडर द फंक्शन g ऑफ f। तो ये किसके बराबर होगा, g फंक्शन में हम f2 रख देंगे। अब f2 की वैल्यू है हमारे पास, f2 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो यहां f2 की जगह 3 हो जाएगा, तो ये g3 बन जाएगा। एंड g3 की वैल्यू क्या है, g3 और g4 दोनों इक्वल है, 7 के इक्वल, तो g3 की वैल्यू क्या आ गई, 7। तो हम कह सकते हैं कि इमेज ऑफ 2 अंडर फंक्शन g ऑफ f इज 7। इन द सेम वे g ऑफ f 3 फाइंड आउट करें तो ये बन जाएगा g फंक्शन में हम f ऑफ 3 रखेंगे। f ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास है, f ऑफ 3 हमारे पास 4 दिया हुआ है, तो f ऑफ 3 की वैल्यू 4 रख देंगे, तो ये g ऑफ 4 बन जाएगा। g ऑफ 4 कितना आएगा, g ऑफ 4 भी 7 दिया हुआ है, तो ये 7 हो गया। इन द सेम वे वी फाइंड g ऑफ f4 जो किसके बराबर होगा, g फंक्शन में हम f4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। f4 की वैल्यू क्या है,
f4 और f5 दोनों इक्वल है 5 के, तो f4 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये g5 बन जाएगा। g5 की वैल्यू कितनी है? g5 की वैल्यू 11 है। ये 4 की इमेज अंडर फंक्शन g ऑफ f 11 आ गया। इन द सेम वे g ऑफ f5 अगर फाइंड आउट करें तो क्या बन जाएगा? g फंक्शन में हम f5 पुट करेंगे, f5 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? f5 की वैल्यू 5 है, तो ये g5 बन गया। g5 कितना है? 11 है, तो ये 11। तो यहां से हम देख रहे हैं कि g ऑफ f फंक्शन से 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 7, 4 की इमेज 11 और 5 की इमेज भी 11 हो गई। तो यहां से g ऑफ f फंक्शन जो है हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया 2 related to 7 and 3 related to 7. In the same way 4 related to 11 and 5 related to 11. This is the required g of f. Let f and g are the function from R to R defined as fx is equal to x square plus 3x plus 1 and g of x is equal to 2x minus 3. Then find f of g and g of f. तो यहाँ पर f और r दोनों के दोनों, f और g दोनों के दोनों फंक्शन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर में है, और हमें फाइंड आउट करना है f ऑफ g फंक्शन एंड g ऑफ f फंक्शन। तो सबसे पहले हम f ऑफ g फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ f ऑफ g कब डिफाइन होगा? सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो f ऑफ g है वो कब डिफाइन होगा? जब g की रेंज f के डोमेन का सबसेट हो। अब g जो है ये फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है, रियल नंबर से रियल नंबर में, तो इसकी जो रेंज आएगी वो ऑल रियल नंबर होगी, और f की जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है, क्योंकि f और g दोनों के दोनों रियल नंबर से रियल नंबर में है। तो कहने का मतलब ये है कि g की जो रेंज है वो भी ऑल रियल नंबर है, और f की डोमेन है वो भी ऑल रियल नंबर है, तो f ऑफ g जो है वो डिफाइन होगा। तो सीधा हम f ऑफ g को डिफाइन करते हैं। कैसे होगा f ऑफ g? x कैसे लिखेंगे? f फंक्शन में हम gx सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी fx फंक्शन है उसमें x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? gx पुट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? ये g ऑफ x का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स g ऑफ x प्लस 1। अब जो gx की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो gx क्या है? gx की वैल्यू 2x माइनस 3 है, तो यहाँ पर 2x माइनस 3 रख देंगे g ऑफ x की जगह। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 2x माइनस 3 एंड प्लस 1। तो यहां से इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 टू जा 6 टू जा 12x प्लस 3 टू जा 6x माइनस 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर एंड माइनस 6x, ये 9 से 9 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, और ये प्लस 1। ये जो है आपका f ऑफ gx जो है यहां से डिफाइन है। इन द सेम वे g ऑफ fx निकालना हो तो g ऑफ fx कब एग्जिस्ट करेगा? जब f की रेंज g के डोमेन का सबसेट हो। तो आपको पता है कि जो f फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर में, और ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फंक्शन है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फंक्शन है, हो सकता है कि इसकी जो रेंज है वो पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट ना आए, लेकिन जो इसकी रेंज आएगी वो रियल नंबर का सबसेट होगी। क्या होगी? रियल नंबर का सबसेट होगी। तो यहाँ पर f की जो रेंज है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर है, और g की जो डोमेन है वो रियल नंबर है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि f की जो रेंज है वो g के डोमेन का सबसेट यहाँ पर भी है, तो g ऑफ f यहाँ पर भी डिफाइन होगा। और g ऑफ fx कैसे निकालेंगे? g फंक्शन में हम fx सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो g फंक्शन क्या है हमारे पास? g फंक्शन 2x माइनस 3 है, यहाँ x की जगह fx रख देंगे तो ये 2fx माइनस 3 हो जाएगा, और fx की जो भी वैल्यू है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 2 इंटू में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ये माइनस 3। तो यहाँ पर 2 से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6x प्लस 2 माइनस 3 विच गिव्स 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। ये आपके पास g ऑफ fx फंक्शन जो है डिफाइन हो गया।
तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन आया, एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन जो आया वो तो आया 4x² माइनस 6x प्लस 1 एंड जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन जो आया वो आपके पास आया 2x² प्लस 6x माइनस 1। और ये दोनों फंक्शन जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स जो फंक्शन है वो जी ऑफ एफ एक्स के बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस जो है कम्यूटेटिव नहीं होता है। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस are not commutative. The next question is, if f is the greatest integer function and g be the modulus function, then find the value of f of g 5/2 minus g of f minus 5/2। तो यहां पर हमारे को f जो है वो क्या दिया हुआ है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस सेट से किस सेट में होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रियल नंबर से इंटीजर के सेट में होता है, डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इज दैट क्लियर? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है और जो रेंज होती है वो ऑल इंटीजर होती है, जबकि जी जो फंक्शन दिया हुआ है वो मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है। और मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन की जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, जबकि रेंज जो होती है वो 0 टू इंफिनिटी। मॉडुलस फंक्शन की जो रेंज होती है वो 0 टू इंफिनिटी, 0 क्लोज, डिफाइंड एज g of fx, g of x is mod of x। नाउ हम यहां से देख सकते हैं कि f of g और g of f दोनों के दोनों एग्जिस्ट करेंगे। f of g कब करेगा एग्जिस्ट? जब g की रेंज f के डोमेन का सबसेट होगी। तो g की रेंज 0 से इंफिनिटी है, जो कि f की डोमेन ऑल रियल में लाई करती है। और g of f कब एग्जिस्ट करेगा? जब f की रेंज g के डोमेन का सबसेट होगी। तो f की जो रेंज है वो इंटीजर है, जो कि रियल नंबर, g का डोमेन रियल नंबर है, उसका सबसेट है, तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारे को पूरा फंक्शन डिफाइन नहीं करना है, हमारे को सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है? एक तो f of g 5/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरा g of f माइनस 5/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो f of g 5/2 का मतलब हो गया f फंक्शन में हम g 5/2 रखेंगे। अब g 5/2 g फंक्शन जो मॉडुलस फंक्शन है, इसका मतलब आप f फंक्शन में मोड ऑफ 5/2 की वैल्यू निकालेंगे। और 5/2 एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो इसकी मॉडुलस वैल्यू 5/2 ही रहेगी। तो ये f ऑफ 5/2 ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 5/2 की मॉडुलस वैल्यू 5/2 ही होती है, तो f 5/2 का मॉडुलस 5/2। अब ये f ऑफ 5/2 का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5/2। अब 5/2 होता है 2.5। 2.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी? 2.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है 2। ठीक है। अब इसी तरह से g ऑफ f माइनस 5/2 फाइंड आउट करेंगे। तो g ऑफ f माइनस 5/2 कैसे निकलेगा? g फंक्शन में आप f ऑफ माइनस 5/2 रख देंगे। f फंक्शन जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यानी कि g फंक्शन में आप क्या रखेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ माइनस 5/2। माइनस 5/2 का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ माइनस का 2.5। अब माइनस के 2.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -3 होती है, तो ये g ऑफ -3 बन जाएगा। क्लियर? आपको क्या निकालना है? g ऑफ f माइनस 5/2। तो आपने g फंक्शन में f ऑफ माइनस 5/2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। f ऑफ माइनस 5/2 का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 5/2, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 2.5। और माइनस 2.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है? -3। तो ये g ऑफ -3 हो गया। g ऑफ -3 का मतलब मॉडुलस वैल्यू ऑफ -3, और -3 की मॉडुलस वैल्यू क्या हो जाएगी? +3। तो अब यहां से आपके पास ये दोनों आ गए, तो अब आप इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। f ऑफ g 5/2 माइनस में g ऑफ f माइनस 5/2 कितना आ जाएगा?
2 minus 3 which is equal to minus 1. Next question is, let f is a signum function and g is the greatest integer function. Then prove that f of g and g of f coincide in close -1 to open 0 इंटरवल. ठीक है कि f जो है वो सिग्नम फंक्शन है, g जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, हमने 11th क्लास में पढ़ा है. सिग्नम फंक्शन क्या होता है कि भाई अगर हम x 0 से ग्रेटर लेते हैं तो उसकी इमेज क्या रहेगी, +1. और इफ x इज इक्वल टू 0 देन इट्स इमेज इज 0 एंड इफ x इज लेस देन 1 देन इट्स इमेज इज -1. यानी कि 0 से ग्रेटर x हम कुछ भी ले तो उसकी इमेज 1 ही रहती है. 0 पर इमेज 0 और 0 से लेस पर जो इमेज है वो -1 होती है सिग्नम फंक्शन के अंदर. वहीं gx जो फंक्शन है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा इंटीजर, ये इंटीजर में बिलोंग करेगा, एक ऐसा इंटीजर जो x या x से तो लेस है बट x -1 से हमेशा ग्रेटर है, ऐसा इंटीजर हम इसमें लेते हैं. तो अब हमें दिखाना है कि f ऑफ g और g ऑफ f दोनों फंक्शन कॉन्साइड कर रहे हैं किस इंटरवल में, -1 से 0 के इंटरवल में. तो सबसे पहले मैं f ऑफ gx निकालना चाहता हूं. मैं यही दिखाऊंगा यहां पर कि भाई f ऑफ gx और g ऑफ fx जो फंक्शन है दोनों के दोनों -1 से 0 के बीच में सेम है. दोनों सेम है तो दोनों के ग्राफ सेम आएंगे और ग्राफ सेम आएंगे तो दोनों कोइंसाइड करेंगे. तो f ऑफ gx अगर हम फाइंड आउट करें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई f फंक्शन में हम gx सब्स्टिट्यूट कर देंगे. अब gx जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. तो gx की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. ठीक है भाई. अब हमें पता है कि जो x है वो हमें कहां से कहां तक लेना है, -1 या इससे तो ग्रेटर बट 0 से लेस. अगर x जो है वो -1 से 0 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x किसकी वैल्यू क्या रहेगी, -1. जब x की वैल्यू -1 या इससे ग्रेटर बट 0 से लेस हो तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या रहती है, -1 रहती है. तो यहां पर ये f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, -1. अब मुझे पता है कि f जो है वो सिग्नम फंक्शन है और सिग्नम फंक्शन में अगर x 0 से लेस है तो उसकी इमेज -1 होती है. तो आपको यहां पर -1 की इमेज निकालनी है अंडर द फंक्शन f. -1 की इमेज अंडर द फंक्शन f. यानी कि ये जो है -1 जो है वो 0 से लेस है. 0 से लेस है तो उसकी इमेज क्या रहेगी, -1 रहेगी. तो ये वैल्यू क्या जाएगी, -1 रहेगी. अगर ये -2 होता तो भी -1 आती, -3 पर भी, क्योंकि x अगर 0 से लेस है तो उसके लिए f की जो इमेज है, f फंक्शन से जो इमेज है वो -1 आएगी. तो f ऑफ -1 यानी कि -1 की इमेज अंडर फंक्शन f जो है वो -1 आएगी. तो जब x -1 से 0 के बीच में मूव कर रहा है तो f ऑफ g की वैल्यू जो है वो -1 आ रही है. नाउ g ऑफ fx अगर मैं निकालूं तो g ऑफ fx कैसे निकलेगा, g फंक्शन में आप fx रखिए. ठीक है. अब fx, अब आपको पता है कि x जो है वो 0 से तो लेस है, -1 या उससे ग्रेटर. ठीक है. तो जब x 0 से लेस हो, 0 से लेस हो तो 0 से लेस के लिए fx की वैल्यू क्या आती है, -1. 0 से लेस के लिए fx की वैल्यू क्या आती है, -1. तो यहां 0 से लेस के लिए fx की वैल्यू क्या रखते हैं, -1 रखते हैं. तो ये g ऑफ -1 बन जाएगा. ठीक है. अब g ऑफ -1 का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1, क्योंकि g फंक्शन जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. तो -1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, और -1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है, -1 होती है. तो यहां से हमने देखा कि g ऑफ fx फंक्शन भी -1 आ रहा है, f ऑफ gx फंक्शन भी -1 आ रहा है. कब, जब x जो है वो -1 से 0 के बीच में मूव कर रहा है. तो मैं कह सकता हूं hence f ऑफ g and g of f coincide when
x belongs to -1 to 0. Let set A is x belongs to R where x lies between 0 to 1 का क्लोज इंटरवल, x is greater than equal to 0 less than equal to 1, यानी कि जो सेट A है वो 0 से 1 का क्लोज इंटरवल है. एंड इफ f is the set from f is the function from set A to A is defined by f जो फंक्शन है वो सेट A से A में, और किस तरह से डिफाइन किया गया है कि भी f of x is equal to x when x belongs to रेशनल नंबर. q जो है वो क्या है, रेशनल नंबर का सेट है. क्या है, रेशनल नंबर. ठीक है. और 1 minus x when x does not belongs to रेशनल नंबर. रेशनल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या, इरेशनल नंबर में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आप का जो फंक्शन है वो a से a में है और a जो है वो 0 से 1 का क्लोज इंटरवल है. तो अब इसमें दो ही टाइप के नंबर होंगे, तो रेशनल या इरेशनल. ठीक है, क्योंकि x रियल नंबर में और वो रियल नंबर जो 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में जो रियल नंबर है वो या तो रेशनल टाइप के होंगे या इरेशनल टाइप के होंगे. और डिफाइन कैसे किया गया है कि जो fx फंक्शन है वो x के बराबर आएगा कब, यदि x रेशनल है तो, और 1 माइनस एक्स आएगा कब, यदि x इरेशनल है. यानी कि x की इमेज x होगी कब, जब x रेशनल है, और x की इमेज 1 माइनस एक्स होगी कब, जब x इरेशनल है. तब वी हैव टू प्रूव दैट f of fx is x, कि भाई f का f के साथ अगर मैं कंपोजिशन करूं तो वो किसके बराबर आएगा, x के बराबर आएगा. तो अब बात यहां है कि f of fx निकालना है मुझे, और वो दिखाना है कि वो किसके बराबर आ रहा है, x के ही बराबर आ रहा है. तो f of fx, अब हमें पता है कि f of fx कैसे निकालते हैं कि भाई f फंक्शन में हम fx से सब्स्टिट्यूट कर देंगे. अब बात ये आती है कि मैं fx की वैल्यू क्या रखूं, क्योंकि fx तो x के बराबर भी है कब, जब x रेशनल है, और fx जो है वो 1 माइनस एक्स के बराबर भी है कब, जब x इरेशनल है. तो यहां पर मैं fx की वैल्यू क्या रखूं, x रखूं या 1 माइनस एक्स रखूं. तो यहां पर केसेस अराइज हो जाते हैं कि भाई अगर x रेशनल है तो क्या किया जाए, इरेशनल है तो क्या किया जाए. तो एक केस तो मैं यहां पर फर्स्ट लेता हूं, केस फर्स्ट, व्हेन x इज रेशनल. अगर x रेशनल है देन f of fx किसके बराबर आएगा, f फंक्शन में आप fx रख देंगे. अब fx अगर x रेशनल है तो fx की वैल्यू x ही आएगी. अगर x रेशनल है तो f of x की वैल्यू x ही आएगी, यानी कि fx की जगह क्या रख देंगे, x ही रख देंगे. इस x f of x की जगह क्या रख देंगे, x रख देंगे. तो ये f of x हो जाएगा, और f of x किसके बराबर आएगा, अगेन x के बराबर ही आ जाएगा. क्यों, क्योंकि x क्या है, रेशनल लिया हुआ है. रेशनल लिया हुआ f of x किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया. सेकेंड केस, व्हेन x इज इरेशनल. अगर x इरेशनल हो देन f of fx कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम वे में f फंक्शन में आप fx सब्स्टिट्यूट कर देंगे. अब fx कितना आएगा, अगर x इरेशनल है तो fx की वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स. तो x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 माइनस एक्स. क्लियर. अब मुझे 1 माइनस एक्स की इमेज निकालनी है अंडर द फंक्शन f. 1 माइनस एक्स की इमेज निकालनी है अंडर द फंक्शन f. तो अब मुझे पता है कि जब x इरेशनल है, अगर x इरेशनल है, x इज इरेशनल, if x is irrational then 1 minus x भी क्या रहेगा, is irrational. ठीक है, ठीक है भाई. अगर x इरेशनल है तो 1 माइनस एक्स भी. अगर किसी रेशनल नंबर में, किसी इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर ऐड करें या जो है तो इरेशनल ही आता है. क्या कह रहा था मैं कि अगर किसी इरेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो इरेशनल ही आता है. कि x अगर इरेशनल है, x इज इरेशनल, देन 1 माइनस एक्स इज ऑल्सो इरेशनल. और अगर 1 माइनस एक्स इरेशनल है तो 1 माइनस एक्स की इमेज अंडर द फंक्शन f क्या आएगी,
अब आपको पता है कि इरेशनल के लिए क्या है फंक्शन, x की इमेज अंडर द फंक्शन f क्या है 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स की इमेज अंडर द फंक्शन f क्या आएगी 1 माइनस में 1 माइनस एक्स। क्लियर कि भाई 1 में से मैं ये 1 माइनस एक्स घटाऊंगा क्योंकि 1 माइनस एक्स इरेशनल है। तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 बाहर माइनस है तो माइनस 1 प्लस एक्स, तो 1 से 1 कैंसिल आउट आ गया, ये आ गया x। तो यहां पर भी f ऑफ x किसके बराबर आया, x के बराबर आया, और f ऑफ x यहां पर भी किसके बराबर है, x के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ऑल वैल्यू ऑफ x पर f ऑफ fx किसके बराबर रहेगा, x के बराबर रहेगा, आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट f R2R and G R2R are two functions, then find f of g and g of f। f of fx जो फंक्शन है वो क्या है, टेंजेंट x where x belongs to open interval minus pi by 2 to plus pi by 2, and gx जो फंक्शन है वो क्या है, square root 1 minus x square when x belongs to minus 1 to plus 1 का क्लोज इंटरवल। तो अब यहाँ पर जो है f जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि x की जो वैल्यू दी हुई है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में ही लेनी है। यानी कि हम ये यहाँ पर ऐसा समझेंगे कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर ना लेकर के आपको माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक ही लेनी है। तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि जो f फंक्शन है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में मूव करेगा, और जब x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में मूव करेगी तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक मूव करेगी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, क्योंकि मुझे पता है कि टेंजेंट पाई बाई 2 इंफिनिटी होता है, टेंजेंट माइनस पाई बाई 2 क्या होता है, माइनस इंफिनिटी। आपने इसका ग्राफ भी देखा होगा टेन फंक्शन का, कि भाई टेन फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, tan 0 0 tan पाई बाई 2 प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करता है, और tan माइनस पाई बाई 2 माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करता है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि अगर x माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 मूव करता है तो tan की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक मूव करती है। तो यानी कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होगी, डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू tan x। नाउ जो है g फंक्शन जो है, g फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, क्लोज इंटरवल माइनस 1 से प्लस 1, और जब मैं g की डोमेन क्लोज इंटरवल माइनस 1 से प्लस 1 लूं तो इसकी जो रेंज आएगी वो हमें देखनी पड़ेगी कि इसकी रेंज क्या आती है। तो मुझे पता है कि अगर x माइनस 1 से 1 के बीच में मूव करेगा तो जो x स्क्वायर है, स्क्वायर जो है x स्क्वायर वो 0 से 1 के बीच में मूव कर जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर x स्क्वायर 0 से 1 के बीच में मूव कर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस 1 से 0 के बीच में मूव कर जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब इसमें 1 ऐड कर लो तो 1 ऐड करेंगे तो ये 0, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अगर x माइनस 1 से 1 के बीच में मूव करता है तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से 1 के बीच में मूव करेगा, तो gx की जो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो 0 से 1 के बीच में आएगी। इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी वो क्लोज इंटरवल ऑफ 0 से 1 रहेगी, डिफाइंड एज gx इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब मैंने इन दोनों फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर ली। ये हमें देखना पड़ता है कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उस चक्कर में हमें इसको फाइंड आउट करना पड़ा। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले f ऑफ g फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है कि f ऑफ g कब एग्जिस्ट करता है, जब g की रेंज f के डोमेन का सबसेट हो। f ऑफ g एग्जिस्ट when range of g is the subset of domain of f। तो g की जो रेंज है वो क्या है, 0 से 1 है। ये क्या है, रेंज ऑफ g, रेंज ऑफ g जो है वो 0 से 1 है, और जो कि सबसेट है
डोमेन ऑफ एफ का। डोमेन ऑफ एफ क्या है? -π/2 से +π/2। अब आपको पता है कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.54 आ जाएगी, यानी कि -π/2 से +π/2 का जो ऊपर इंटरवल है वो अल्टीमेटली 1.57 से प्लस के 1.57 तक का इंटरवल होगा, और ये 0 से 1 का क्लोज इंटरवल पूरा का पूरा इसके अंदर बिलोंग करेगा, यानी कि ये जो है सेट इसका सबसेट है। तो यहां से रेंज ऑफ जी जो है वो डोमेन ऑफ एफ का सबसेट है, तो ऑब्वियसली एफ ऑफ जी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। एफ ऑफ जी एग्जिस्ट कर रहा है तो जस्ट हमें डिफाइन करना है। किस तरह से डिफाइन करते हैं? एफ ऑफ जी एक्स किस तरह से निकालते हैं? एफ फंक्शन में हम जी एक्स सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो एफ फंक्शन में जी एक्स को पुट करेंगे। एफ फंक्शन कौन सा है? tan x। इसमें x की जगह क्या रख देंगे? gx। तो ये क्या बन जाएगा? tan gx। और अब gx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट रख देंगे, tan gx। gx की वैल्यू क्या जाएगी? √1 - x। तो ये आपके पास f of gx हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड g of fx। g of fx कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी देखना पड़ेगा। तो g of fx फाइंड आउट करने के लिए पहले तो मुझे ये देखना है कि g of f एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है। तो g ऑफ f कब एग्जिस्ट करेगा? जब f की रेंज g का डोमेन का सबसेट हो। रेंज ऑफ f सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ g। तो f की जो रेंज है वो तो -∞ से +∞, और डोमेन ऑफ g की जो डोमेन है वो -1 से +1 है, जो कि इसका सबसेट तो नहीं। f की जो रेंज है वो -∞ से +∞ है, विच इज नॉट अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। f फंक्शन की रेंज g फंक्शन के डोमेन का सबसेट नहीं। तो क्या ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा? क्या हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं किस तरह से? f की डोमेन को चेंज करके, f की डोमेन को मॉडिफाई करके। किस तरह से? अगर मैं f की डोमेन को इस तरह से मॉडिफाई करूं कि f की जो रेंज है वो -∞ से +∞ की बजाय -1 से +1 का क्लोज इंटरवल आ जाए, इन दैट केस f की रेंज g के डोमेन का सबसेट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? हमें f की डोमेन को इस तरह से मॉडिफाई करना है कि f की रेंज -∞ से +∞ की बजाय -1 से 1 का क्लोज इंटरवल हो जाए। उस केस में f की रेंज -1 से 1 का क्लोज इंटरवल और g की डोमेन भी -1 से 1 का क्लोज इंटरवल हो जाएगा, और ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। कंपोजिशन जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। तो अब हमें कैसे मॉडिफाई करना है? यानी कि मुझे ये देखना है कि हम केवल वही एंगल लें जिसके लिए tan x की वैल्यू जो है वो -1 से +1 के बीच में ही लाई करे। tan x की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में लाई करे। इसका सबसेट होना चाहिए। तो इस सेट में से कौन सा पोर्शन लें कि tan x की वैल्यू -1 से +1 हो जाए? तो मुझे पता है कि tan की वैल्यू 1 कब होती है? π/4 पर, और -1 कब होती है? -π/4 पर। तो अगर मैं x की वैल्यू -π/4 से +π/4 लूं, जो कि इसका सबसेट है, इन दैट केस tan x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में मूव कर जाएगी और ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे? हम यही करेंगे, हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे। टेक डोमेन ऑफ f is -π/4 to +π/4 का क्लोज इंटरवल। देन रेंज ऑफ f becomes -1 to +1। तो f जो है वो किस तरह से डिफाइन हो जाएगा? -π/4 से +π/4
टू -1 से +1 और डिफाइन एज किस तरह से डिफाइन किया गया है f(x) इज इक्वल टू tan x और g जो फंक्शन है वो अपना जैसे है वैसे है -1 से +1 टू 0 से 1 डिफाइन एज gx इज इक्वल टू √1 - x। अब आप देख सकते हैं कि जो f की रेंज है वो g के डोमेन का सबसेट है, तो g ऑफ f जो है यहां पर एग्जिस्ट कर जाएगा, g ऑफ f एग्जिस्ट। और कहां से कहां तक आएगा g ऑफ f कहां से कहां तक आएगा f की डोमेन से g की रेंज तक, यानी कि -π/4 टू +π/4 से 0 से 4। और कितना आएगा वो भी देख सकते हैं, g ऑफ f कितना आएगा यहां देख लीजिए, g फंक्शन में हम fx रख देंगे। g फंक्शन क्या है √1 - fx का स्क्वायर, 1 - fx का स्क्वायर, fx की वैल्यू क्या रखेंगे tan x tan स्क्वायर। ठीक है, तो यहां हमें ये देखना जरूरी होता है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि f की जो रेंज है वो g की डोमेन का सबसेट हो सकता है कि f की रेंज का कुछ पोर्शन g के डोमेन के अंदर लाई करे और कुछ पोर्शन लाई ना करे, तो उस केस में भी आप कंपोजिट फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से f फंक्शन की डोमेन को मॉडिफाई करके आप f फंक्शन की डोमेन को इस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि इसकी जो रेंज है वो g के डोमेन के बराबर हो जाए या g के डोमेन का सबसेट बन जाए। ठीक है, इन दैट केस भी वो डिफाइन हो जाएगा। अब अगर आप यहां से देखिए, अब अगर आप यहां पे ये सोचते कि अगर ये फंक्शन -π/2 से +π/2 तक ही होता, सपोज दैट अगर हम इसकी डोमेन नहीं चेंज करते और इस तरह से डिफाइन कर लेते, तो अब पता है आपको कि -π/2 से +π/2 के बीच में क्या लाई करता है π/3 भी लाई करता है। और क्या मैं g ऑफ f π/3 फाइंड आउट करता तो क्या बनता 1 - टेंजेंट स्क्वायर π/3। अब tan π/3 कितना होता है √3 और 1 - √3 का स्क्वायर 3 और ये रूट में -2 जो कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, जो कि डिफाइन ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमारे को एंगल सिर्फ यहां पर वही लेने हैं जिससे ये 1 से लेस ही आए, -1 से +1 के बीच में आए, तो हमारे को ये जो है मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इस जो है कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कल के लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एंड देन आफ्टर जो है कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।